गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी आज हमारा सिलेबस में भारत चैप्टर में लास्ट लेक्चर है। मतलब भारत के दो चैप्टर है, तो उसमें जो पहला चैप्टर है नॉलेज ऑफ भारत, या फिर जिसे हम बेसिक साइंस बोल सकते हैं, अप्लाइड साइंस, तो बाद का चैप्टर है। तो उसमें आज हमारा लास्ट क्लास होगा। आज ये अष्ट संस्कार जो है कंप्लीट हो जाएंगे, और भी कुछ छोटे पॉइंट्स है वो भी देख लेंगे। और शायद हमारे ये जो ऑनलाइन शेड्यूल है उसका भी आज लास्ट क्लास है, तो उसके बाद तो डायरेक्टली एग्जाम होगी। तो शुरू करेंगे अभी पारद विज्ञान ना, इसके अंदर हम कहाँ तक पहुंचे थे उसके बाद आगे शुरू करेंगे। पारद के दोष और उसके बंध, बाद में उसका शोधन सीख लिया, और अभी पारद के संस्कार हम सीख रहे हैं। वैसे जब हम यहाँ तक पहुंचे थे, विशेष शोधन ऑफ पारद है ना, तो इसके अंदर हमने एक बात बताई थी, एक बात हमने सीखी थी कि पारद का जो विशेष शोधन है वो रसायन कर्म के लिए होता है। और पहले ही यहाँ पे बताया है कि जो विशेष शोधन है वो रसायन कर्म के लिए है। विशेष शोधन का अर्थ ही ऐसा है कि उसमें से सब कुछ, सारे ही दोष जो है इसमें से निकल जाए। तो सामान्य शोधन करके भी दवाइयाँ तो बनाई जा सकती है। सामान्य शोधन में जैसे बताया है यहाँ पे सुधा चूर्ण और लहसुन वगैरह लेके पारद शुद्ध हो जाता है, लेकिन उतना काफी नहीं होता। तो पारद के हर एक 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 दोष को दूर करने का काम हम विशेष शोधन में करते हैं। तो ऐसा भी कुछ लंबा चौड़ा शोधन भी यहाँ पे है। और पारद के आगे के संस्कार, 18 संस्कार में से पहले 8 संस्कार वो भी पारद के विशेष शोधन के जैसे ही है। तो उसके अंदर पारद के संस्कार जो 8 है, पहले 8 है वो हमारे सिलेबस में, वो हम देख रहे हैं। और 9 से 18 बाकी के जो 10 है उसको हम इन शॉर्ट में देखेंगे आगे। तो अभी हमने सबसे पहला देखा था, कल हमने पहले 4 संस्कार पढ़े थे, उसको क्विकली रिवाइज करता हूँ। और साथ ही में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप सभी ने, सभी विद्यार्थियों ने जो मैंने वीडियोस भेजे थे वो 8 के 8 वीडियोस देखे होंगे। एटलीस्ट 4 वीडियोस तो देखे ही होंगे, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पारद संस्कार है क्या, ये होता कैसे है, प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। ये तो प्रैक्टिकली करने की चीज है। तो उसमें सबसे पहला हमने स्वेदन संस्कार देखा था कि पारद को स्वेदन करवाना है। यानी कि जब हमने शुद्ध पारद ले लिया, सामान्य शोधित या फिर विशेष शोधित पारद ले लिया, तो फिर भी विशेष शोधन भी कर दिया कि हम समझते हैं इसके अंदर से सारे मल, सारे दोष निकल गए हैं, फिर भी उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी दोष होने ही नहीं चाहिए, संस्कारित वो गुणयुक्त हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अष्ट संस्कार करते हैं, 8 संस्कार करते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्वेदन, पारद के अंदर जो मल है उसका शिथिलीकरण करने के लिए पारद का सामान्य विशेष शोधन कर लिया, फिर भी शायद उसके अंदर कुछ मल बाकी रह गया हो, कुछ दोष बाकी रह गए हो, तो उसको निकाल देने के लिए पहले उसको शिथिल किया जाता है। तो शिथिल करने के लिए हमने आसुरी, पटु, कटुत्रय है ना, यानी कि ये सरसों, बाद में लवण, बाद में त्रिकटु, बाद में चित्रक, अदरक, मूली, इन सभी को कलांश ही 16वां भाग लेकर, कांजी को लिक्विड के तौर पे लेकर डोला यंत्र में स्वेदन कर लेते हैं। तो 3 दिन तक इस तरह से स्वेदन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें स्वेदन संस्कारित पारद मिल जाता है। यानी कि मल का शिथिलीकरण हुआ है ऐसा पारद मिल जाता है। और यहाँ पे लिखा है कलांश ही 16वां भाग, इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारे पारद से 16वां भाग लेने। आगे के सारे ही संस्कार में हम इसको याद रखेंगे कि जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे, वहां पे प्रमाण नहीं बताया है तो भी हम बोलेंगे कि पारद से 16वां भाग वो इंग्रेडिएंट लेने हैं। फिर मर्दन संस्कार पढ़े थे कि स्वेदन संस्कारित पारद, जिस पारद का स्वेदन संस्कार हो चुका है, बाद में मल उसके शिथिल हो चुके हैं, बाद में उसको क्या करना है, तो बाहर का जो मल है वो निकाल देना है। यानी कि अगर उसके अंदर नाग वंग है तो वो तो और आगे के संस्कार में निकलेंगे, लेकिन बाहर में यानी कि जो कुछ भी ऑक्साइड्स बाहर में है वो तो निकल जाएंगे यहाँ से। तो उसके लिए मर्दन संस्कार था। तो उसमें सिर्फ ट्रिचुरेट करना है, सिर्फ मर्दन करना है, लेकिन किसके साथ, तो गुड़, दग्ध ऊर्ण यानी कि जला हुआ वूल, बाद में लवण, बाद में मंदिर धूम,
जो हमारे मंदिर में जो दिया जलाते हैं तो उसका जो धुआं होता है अगर, तो वो बाद में इष्टिका यानी कि ईंट का पाउडर, असुरी यानी कि सरसों, इन सभी के साथ मर्दन करना है और साथ में कांजी भी लेनी है। तो 3 दिन तक अगर हम मर्दन करते हैं तो ये मर्दन संस्कार होता है और जो मल शिथिल हो गए थे वो मल दूर हो जाते हैं, उस बहिर्मल का नाश हो जाता है। फिर ऐसा मर्दन संस्कारित पारद में मिल जाता है। फिर मर्दन संस्कारित पारद जो है उसमें से और जितने भी नैसर्गिक, यौगिक, कंचुक जितने भी हो सके सब दोषों को दूर करना है। तो रस हृदय तंत्र ने तो डिटेल में बताया है थोड़ा फिर से एक बार कि कौन से दोष से क्या होता है, विषवहनी मल से या मलशिकी विष से क्या होता है। और वो जो है मल को दूर करने के लिए गृह कन्या यानी कि एलोवेरा, और अग्नि को दूर करने के लिए त्रिफला, और विष को दूर करने के लिए चित्रक। तो इन सभी के साथ अगेन करना तो फिर से ट्रिचुरेशन ही है, खरल में लेके ट्रिचुरेट करना है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ बहिर्मल विनाशन नहीं होगा, लेकिन पारद जो है वो नष्ट पिष्ट हो जाएगा। पारद जो है मूर्छा को प्राप्त होगा या मूर्छन हो जाएगा उसका। फिर इससे जो है दोषों का, नैसर्गिक वगैरह दोषों का नाश होता है। फिर आगे मूर्छन के बाद हमने पढ़ा था उत्थापन संस्कार, है ना। तो ये तो पारद नष्ट पिष्ट हो गया, अभी उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में तो लाना पड़ेगा, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे उसका ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम बहुत सारी अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे कि स्वेदन करते हैं, या फिर आतप यानी कि धूप में रखते हैं, या फिर रसहृदय तंत्र ने तो बहुत ही बढ़िया बता दिया, सूतः पातन यंत्रे, यानी कि उसका पातन ही कर लेते हैं कांजी के साथ, सिंपल कांजी के साथ उसका, और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं, लेकिन सिंपल कांजी के साथ उसका पातन कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ गर्मी देते हैं उसको कांजी के साथ, तो क्या हो जाता है, चाहे स्वेदन से भी उसको स्टीमिंग देंगे, देने से भी गर्मी मिलेगी, या आतप धूप में रखने से भी गर्मी मिलेगी, या पातन करने से, उसका सब्लिमेशन करने से भी उसको गर्मी मिलेगी। तो नष्ट पिष्ट हुआ है पारद, वो फिर से अपने फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और उसकी जो मूर्छा हुई थी, मूर्छन संस्कार में पारद जो मूर्छ हो गया था, वो जो है वो दूर हो जाएगा। और फिर उत्थापन के बाद आता है पातन संस्कार। तो ये स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, ये 4 संस्कार हमने पढ़े थे कल। उसके बाद का आज आगे शुरू करेंगे। तो पातन संस्कार, अभी इसमें पातन करना है ना। आप पातन यंत्र याद करिए, आपको पता है 3 प्रकार के पातन यंत्र हमने यंत्र प्रकरण में पढ़े थे। ऊर्ध्व पातन, अधः पातन, तिर्यक पातन, है ना। ऊर्ध्व पातन यंत्र, अधः पातन यंत्र, तिर्यक पातन यंत्र। तो उन्हीं यंत्रों का उपयोग करना है यहाँ पे। प्रोसीजर क्या है, उत्थापन संस्कारित पारद है ना, उत्थापन संस्कार जिस पारद का हो चुका है उसको लेना है, और इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको मर्दन करना है, उसकी पेस्ट बन जाएगी, बाद में वो थोड़ा और ज्यादा घट्ट हो जाएगा, पिंड रूप बन जाएगा वो, उसका एक गोला बन जाएगा पारद का। तो किस कौन कौन से इंग्रेडिएंट है वो देखते हैं। कृत्वा तु शुल्ब पिष्टि, अभी यहाँ पे शब्द लिखा है शुल्ब, मैं एक मिनट कर्सर लेके जाता हूँ वहां पे, आपको समझ में आएगा। कृत्वा तु शुल्ब पिष्टि, तो शुल्ब यानी कि ताम्र, कॉपर। शुल्ब जो है ना वो ताम्र या कॉपर का सिनोनिम है, आप इसको हमेशा ही याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे श्लोकों में आगे बहुत बार आएगा शुल्ब। तो शुल्ब यानी कि कॉपर। तो वहां पे करते क्या है कि मर्क्यूरी लेते हैं, उत्थापन संस्कार हो चुका है ऐसा मर्क्यूरी लेते हैं, और उसके साथ कॉपर को मिक्स कर देते हैं। तो आप कैसे कॉपर को मिक्स करेंगे, आप कॉपर के तार डालेंगे क्या, कॉपर का कॉइन डालेंगे, कॉपर की वो एकदम पतली शीट है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे, आप जैसे भी चाहे उसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जितना फाइन पाउडर होगा, जितना छोटा फॉर्म में होगा, उतना जल्दी मिक्स होगा। तो हम कॉपर का चूर्ण, ताम्र चूर्ण भी वहां पे यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरी के अंदर डाल के उसकी पेस्ट, पिष्टी यानी कि पेस्ट बनाने के लिए। लेकिन ये जो है शुद्ध ताम्र होना चाहिए, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन हमें पहले ही हम पारद बंध में पढ़ चुके हैं कि अगर पारद शुद्ध है, संस्कार के प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसके साथ जो भी धातुएं ली जाती है वो शुद्ध लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें शुद्ध ताम्र, ताम्र का शुद्धिकरण करके फिर उसको लेना है। और बाद में इसके साथ हम कांजी भी ऐड कर लेते हैं। कांजी जो है लगभग सभी संस्कारों में ली जाती है। तो वहां पे कांजी ऐड करते हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बहुत खट्टी चीज चाहिए, तो कांजी ना लेके नींबू का रस भी ले लेते हैं, तो नींबू का रस भी साथ में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से उसकी पेस्ट बन जाती है।
फिर क्या करना है, या फिर उसका एक गोला पिंड रूप बन जाता है, फिर उसको निपात्यते, उसको पातन करना है। और ये पातन क्यों करना है, बाद में फिर से एक बार पातन क्यों करना है, तो लिखा है नाग वंग शंकातः। हमने पहले के 4 संस्कार किए, उसमें उसके यौगिक दोष भी दूर हो रहे थे, फिर भी ऐसा शायद शंका है हमें कि इसमें नाग होगा, इसमें वंग होगा, मिक्स किए हुए रहेंगे और भी इसमें से, तो वो बिल्कुल ही दूर हो जाने चाहिए। तो इसलिए जो है हम फिर से पातन संस्कार, फिर इसमें हम ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, चाहे तो अधःपातन कर सकते हैं, चाहे तो तिर्यक, जो भी हमें जरूरी है वो पातन कर सकते हैं। तो लिखा है तस्मिन दोषान भुक्त्वा निपतति शुद्धः तथा सूतः। तो इन सभी दोषों से दूर होके एक शुद्ध पारद हमें मिल जाता है। और रसरत्न समुच्चय ने भी ऐसा ही लिखा है, उक्त औषधे, यानी कि उक्त औषध में क्या क्या है कि वहां पे ताम्र, शुद्ध ताम्र, और ये उत्थापन संस्कारित पारद, तो उसके साथ ताम्र मिक्स करके, चाहे तो कांजी या फिर नींबू का रस भी मिक्स करके उसको गोला बना के या फिर पेस्ट बना के हम पातन कर सकते हैं। तो वहां पे क्या लिखा है, उक्त औषधे ही मर्दित पारदस्य यंत्र स्थित, यंत्र स्थितस्य, तो कौन से यंत्र में रखना है उसको, ऊर्ध्वम अधः तिर्यक, ऊर्ध्वम अधः च तिर्यक, तो तीनों ही यंत्र, या तीनों में बारी बारी से, या फिर तीन में से कोई एक भी लिया तो भी चलेगा। निर्यातन पातन संयम, तो उसी को पातन संज्ञा बोलते हैं, या फिर इसी संस्कार को पातन संस्कार बोलते हैं। मुक्तम वंगा ही संपर्कज कंचुकम, तो उसमें वंग दोष या नाग दोष या कंचुक दोष, जो कोई भी दोष बाकी बचे हुए रहेंगे, वो सब इसमें से निकल जाएंगे। अभी मैं कुछ बात करूंगा इसमें, आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप साथ में रखिए, खुली रखिए, खुली रखी होगी तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो बहुत समझनी जरूरी होती है। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में पातन संस्कार जो है, उसमें इंग्रेडिएंट्स का टेबल दिया हुआ है। तो उस टेबल में जो है ना, उत्थापन संस्कारित पारद लिखा है, ताम्र चूर्ण लिखा है, कांजी या फिर नींबू का रस लिखा है, साथ साथ में सैंधव लवण भी लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सैंधव लवण नहीं लेना चाहिए इसमें, क्योंकि श्लोक में भी कहीं पे सैंधव लवण के बारे में नहीं दिया गया है। और दूसरी बात कि ये जो सैंधव होता है और ये जो नींबू होता है, उन दोनों की मर्क्यूरी के ऊपर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल विरुद्ध दिशा की होती है। जैसे कि अगर आप मर्क्यूरी को नमक के साथ, सैंधव या नमक, कोई भी नमक के साथ अगर मर्क्यूरी को आप मर्दन करते हैं, ट्रिचुरेट करते हैं, तो वो जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है नमक के साथ पीसने से। उससे बिल्कुल उल्टा होता है जब उसको नींबू के रस के साथ पीसते हैं, मर्क्यूरी जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मर्क्यूरी के कण जो है वो बहुत पास पास में आ जाते हैं। वो प्रवाही में कितने दूर दूर कण होते हैं, उससे नजीक घन में कण होते हैं, तो वो मर्क्यूरी सॉलिडिफाई होने लगता है। तो ये नमक और नींबू दोनों को साथ में लेकर प्रोसेस करने का कोई सवाल नहीं उठता। और इसमें उत्थापन संस्कारित पारद, ताम्र और नींबू, ये चीजें लेनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी भी दी हुई है, श्लोक में तो नहीं दी हुई, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है कि 2 भाग पारद और 1 भाग ताम्र चूर्ण। तो वो कर सकते हैं ऐसा कोशिश, लेकिन 50% जो है ताम्र, वो बहुत ज्यादा ताम्र हो जाएगा। अगर बहुत मेहनत करेंगे तो उतना भी ताम्र अंदर चला जाएगा। वरना आप आपने वीडियो देखा होगा या देखेंगे तो उसमें भी दिखा है कि 1/3 ताम्र तो अंदर आ रही आसानी से, मतलब 1 दिन 2 दिन में चला जाता है अंदर। तो इस तरह से वहां पे ऊर्ध्वपातन, अधःपातन, तिर्यक पातन की प्रोसीजर की जाती है। अभी आप जो है हिंदी टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, हमारी जो संतोष खांडल की टेक्स्ट बुक है, हिंदी टेक्स्ट बुक, तो उसके अंदर पातन संस्कार तो बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। उसके अंदर ऊर्ध्वपातन के लिए जो हमने ये अभी ये प्रोसीजर पढ़ी वही दी हुई है। बाद में अधःपातन के लिए जो दूसरी एक प्रोसीजर दी हुई है, जिसके अंदर गंधक, काउच बीज, सहीजन बीज, चित्रक मूल वगैरह काफी सारी चीजें वहां पे डाली गई है। और तिर्यक पातन में तो पूरा ही अलग धान्य भ्रक का चूर्ण डाल के रेफरेंस दिया हुआ है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की प्रोसीजर जो है वो इसके साथ में नहीं आएगी। मतलब पातन संस्कार के अंदर ऐसी सब चीज़ें आ सकती है, लेकिन ये जो अष्ट संस्कार है वहाँ पे नहीं आएगा। भारत की और भी बहुत सारी प्रोसीजर है अलग-अलग रेफ़रेंस में, तो वहाँ से हम ले सकते हैं। अ, क्यों ऐसा क्यों? वो प्रोसीजर क्यों नहीं करनी चाहिए अष्ट संस्कार में, वो भी बताता हूँ कि अभी हम देखिए क रेफ़रेंस कौन-सा ले रहे हैं, रसरत्न समुच्चय का 8वाँ चैप्टर है। तो रसरत्न समुच्चय के 8वें चैप्टर में एक साथ में 8 संस्कार बताए हैं, तो उसको लेना चाहिए। हम क्रम अनुसार पढ़ रहे हैं, आप श्लोक नंबर भी देखिए। फिर आप बीच में से 11वें चैप्टर का रेफरेंस लेके उसको तिर्यक-पातन बोलेंगे, तो वो तो गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम सिर्फ़ इतना ही याद रखेंगे और लंबी-चौड़ी बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स याद नहीं रखेंगे। सिर्फ़ इतना कि पारद और ताम्र इनको मिक्स करके तिर्यक-पातन या ऊर्ध्वपातन या अधःपातन कर लेना है। तो इससे पारद के यौगिक दोष दूर हो जाते हैं। पारद के यौगिक दोष जो है इसमें से दूर हो जाएँगे। फिर यौगिक दोष दूर हो जाएँगे, तो क्या हो जाएगा पारद जो है बहुत ही अच्छे से शुद्ध हो गया है। पारद के अंदर से हमने नैसर्गिक दोष, कंचुक दोष, यौगिक दोष सब दूर किए। इन सभी प्रोसीजर्स से मर्दन, मूर्छन, पातन ऐसी सब प्रोसीजर से, है ना? देखिए मैंने यहाँ पे उत्थापन का नाम नहीं बोला क्योंकि उत्थापन में कुछ दोष दूर नहीं हो रहे हैं। तो आप ये वाइवा के क्वेश्चन की तरह याद रखिए कि यहाँ पे स्वेदन, मल का शिथिलीकरण, मर्दन यहाँ पे दोष दूर होते हैं, मूर्छन यहाँ पे दोष दूर होते हैं। उत्थापन में कोई दोष दूर करने की बात नहीं है। ये जो है पारद को अपने रीगेन फॉर्म में लाने की बात है। यौगिक दोष अगर होंगे तो थोड़े दूर होंगे। फिर पातन संस्कार में तो स्पेसिफिकली यौगिक दोष को दूर करने की बात है। ये इतनी सारी प्रोसीजर जो मर्दन, मूर्छन, पातन वगैरह सब प्रोसीजर करते हैं, पारद के साथ इतनी सारी प्रोसीजर करते हैं, तो पारद का जो वीर्य है, उसकी जो पोटेंसी है वो मंद हो जाती है। पारद जो है अपना काम करने में समर्थ नहीं रहता। तो पारद की पोटेंसी को रीगेन करने के लिए, उसको पोटेंसी को वापस लाने के लिए हमें ये रोधन संस्कार या बोधन संस्कार करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द क्या लिखा है षंढः ऐसा लिखा है यहाँ पे रस हृदय तंत्र के इसमें षंढ षंढ यानी क्या नपुंसक है ना मतलब कि जिसमें वीर्य नहीं होता ना पुरुष का ना स्त्री का किसी भी प्रकार का वीर्य नहीं होता तो उसको षंढ ऐसा संस्कृत शब्द उपयोग में लेते हैं तो ऐसे बहुत सारी प्रोसीजर कर ली हमने भारत की तो वहां पे क्या हो जाता है वो मंद वीर्य हो जाता है भारत वो अपना काम करने में समर्थ नहीं रहता। हाँ, वो शुद्ध हो गया पारद, शुद्ध तो हो गया इसमें से नैसर्गिक, यौगिक, कंचुक सारे दोष निकल गए। लेकिन वो अपना काम करने में समर्थ नहीं रहा, तो वो तो हमारे काम का नहीं है। तो फिर से एक बार यहाँ पे हमें जैसे उत्थापन में पारद को हमने उसका स्वरूप वापिस लाया था, तो वैसे रोधन में उसकी पोटेंसी वापिस लेके आते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान संस्कार है। इसमें क्या करते हैं, नमक वाला पानी बना लेते हैं। नमक वाला पानी समझ लीजिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है, तो मैं उसमें 200 ग्राम 5वाँ भाग नमक डाल देता हूँ। और बाद में उस नमक वाले पानी को एक किसी घड़े में या कांच की बोतल में या किसी भी पात्र में भर के उसके अंदर पारद रख देते हैं और बस उसको रहने देते हैं 3 दिन तक उसको रहने देते हैं तो वो हो जाता है रोदन या बोधन संस्कार तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इमर्स्ड इमर्स्ड यानी कि उसमें डूबा हुआ रहने दीजिए कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी मिल जाएगा कि जितना पारद उतना सैंत हो ऐसा ले लीजिए और उसमें वो डूब जाए उतना पानी डाल दीजिए तो उस तरह से भी कर सकते हैं बहुत कम पानी में भी या फिर मैंने यहाँ पे साथ में स्टीम्ड भी लिखा है ना ये वैसे ये खुद से ही लिखे हैं दोनों शब्द श्लोक में नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ रेफरेंस ऐसे भी मिलते हैं कि वहां पे पारद का नमक डाल के स्वेदन करते हैं नमक वाले पानी में दोला यंत्र में पारद का स्वेदन भी किया जाता है तो हाँ वो भी प्रोसीजर है मतलब कैसे भी करके हमें पारद का और नमक का मिलाप करवाना है तो वहां से क्या होगा कि इतनी सारी प्रोसीजर में से पारद का जो वीर्य कम हो गया था वो फिर से अच्छा हो जाएगा वो अपनी पोटेंसी वापस प्राप्त कर लेगा तो पानी के साथ नमक के साथ यानी कि नमक वाले पानी के साथ पारद को प्रोसेस करना है अब ये नमक वाला पानी जो है उसके अंदर आप पातन संस्कार किया हुआ पारद रख दीजिए नमक वाले पानी के साथ फिर उसको चाहे मिट्टी के घड़े में रखिए, चाहे कांच की बोतल में रखिए, किसी में भी रखिए और उसको रहने दीजिए ऐसे ही 3 दिन तक रहने दीजिए। और या आप चाहे तो स्वेदन भी कर सकते हैं, रहने नहीं देना, जल्दी प्रोसीजर करना है या बहुत बढ़िया प्रोसीजर करना है तो 3 दिन तक उसको उसमें स्वेदन भी नमक वाले पानी में कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सृष्टि अंबुज, ये शब्द आपको समझना है, ये बहुत बार वाइवा में या क्वेश्चन में आ सकता है। सृष्टि अंबुज, सृष्टि में जो अंबु होता है ना, सृष्टि में मतलब दरिया का जो पानी होता है, जो सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे दरिया में होता है, तो वहां का जो पानी होता है अंबु, अंबु यानी कि पानी, तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है, सृष्टि अंबु यानी कि दरिया का पानी, उसमें से अंबुज, अंबुज मतलब उसमें से उत्पन्न होने वाला, तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है, तो दरिया के पानी में से नमक उत्पन्न होता है ना। तो हमें दरिया का पानी लेना है या फिर नमक वाला पानी लेना है। तो ये एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है रस हृदय तंत्र, उन्होंने ऐसे कुछ शब्द यूज किए हैं। रस रत्न समुच्चय कंपेरेटिवली नया है, तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि जल सैंधव युक्त, है ना, जल और सैंधव दोनों को मिक्स कर देना है। तो इस तरह से सृष्टि अंबुज निरोधात, ये संधि विच्छेद आप अच्छे से सीखिएगा। सृष्टि अंबुजय ही, सृष्टि अंबुजय ही निरोधात लब्ध आप्यायो न षंढ स्यात्, यानी कि उसके जो षंढता आ गई है, उसका जो मंद वीर्य हो गया है, वो सृष्टि अंबुज में 3 दिन रखने पे वो उसकी षंढता चली जाती है, बिल्कुल भी वो मंद वीर्य नहीं रहता। या फिर यहाँ पे भी लिखा है स्थिति, स्थिति ही आस्थापनी कुंभे, कुंभ यानी कि घड़े में, या असो रोदनम उच्यते, तो ऐसा एक रोदन संस्कार है कि हमने पारद का पातन कर लिया है, बाद में उसको नमक वाले पानी में रख देते हैं 3 दिन या 3 दिन स्टीम दे देते हैं, तो पारद की पोटेंसी वापस आ जाती है, पारद फिर से पोटेंट बन जाता है, ऐसा ये संस्कार हो जाता है। फिर पारद पोटेंट भी बन गया, पारद शुद्ध भी हो गया, आगे क्या करना, पारद में से उसको हमें संस्कार करने हैं। तो कब से हम पारद के मल को शिथिल कर रहे थे, पारद के सभी दोषों को दूर कर रहे थे, बीच में स्वरूप खराब हो गया तो स्वरूप भी फिर से उत्थापन में अच्छा कर लिया, अभी सारे के सारे दोष पातन यंत्र में, वो पातन संस्कार में चले गए, पोटेंसी जो है चली गई, तो पोटेंसी भी वापस ला ली, अभी तो सब कुछ हो गया, तो आगे क्या करना, आगे होता है नियमन संस्कार, 7वां संस्कार जो है वो नियमन संस्कार है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें देखते हुए पता चलता है कि ये पारद जो है, इस ये पूरा पूरा शुद्ध हो चुका है, इसका विशेष शुद्धि हो चुकी है, इतने संस्कार करने के बाद वो बहुत ही अच्छा प्योर हो चुका है, इसकी पोटेंसी भी हमने वापस ला ली है। लेकिन लेकिन एक चीज हमें थोड़ी मुश्किल करती है कि पूरी पोटेंसी भी वापस आ गई, साथ साथ में इसमें और बहुत ज्यादा चंचलता चपलता आ जाती है, जो हमारे लिए दवाई बनाने के लिए या रस सिद्धि करने के लिए, रस भस्म बनाने के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। तो एक नियमन संस्कार किया जाता है आगे, कि भारत में से हमने सारे के सारे दोष दूर किए, सब मल दूर किए, उसको शुद्ध बनाया, उसकी पोटेंसी भी वापस ले ली। पोटेंसी वापस आने के साथ साथ उसमें चंचलता आ जाती है, चपलता आ जाती है, तो उस चंचलता को, चपलता को कंट्रोल में लेना जरूरी है। भस्म बनाने के लिए वो हमें मुश्किल उत्पन्न करेगी। तो वहां पे जो इंग्रेडिएंट्स है, उन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको डोला यंत्र में स्वेदन किया जाता है, स्टीम देना यानी कि डोला यंत्र में स्वेदन किया जाता है। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो भी देख लेंगे ना। इति लब्ध वीर्य, लब्ध वीर्य यानी कि वीर्यवान, इसको बहुत अच्छा सा पोटेंसी प्राप्त हो चुका है। तो सम्यक जो सम्यक लब्ध वीर्य, उसको बहुत अच्छी पोटेंसी प्राप्त हो चुकी है। चपलो असो, वो बाद में फिर वो चपलता को प्राप्त कर लिया है, पार अपनी ओरिजिनल पोटेंसी प्राप्त कर ली, और उसने अपने चपलता भी प्राप्त कर ली, चंचलता भी प्राप्त कर ली। तो उसको क्या करना चाहिए, सम्यक निम्यते या समनिम्यते तदनु, तो उसको वहां पे स्वेदात, स्वेदन करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ, इंग्रेडिएंट्स भी सारे देख लेते हैं। सबसे पहला है फणी, फणी जो इंग्रेडिएंट है, वो आप इसको हम बोलते हैं तांबुल, तांबुल बोलते हैं, यानी कि खाने का जो पान होता है वो पान लेने हैं। बाद में फणी यानी कि खाने का पान, तांबुल लेने हैं। फिर आगे है लहसुन, तो यहाँ पे लहसुन लेना है। लहसुन के बारे में वैसे तो हम सिंपल वाला लहसुन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ने अगर ये वीडियो देखा होगा नियमन संस्कार का, या जब आप देखेंगे तो उसमें आप लहसुन देखना, हम घर में जो लहसुन इस्तेमाल करते हैं वो वाला नहीं है, वो एक कली वाला लहसुन है ना। तो आपने पढ़ा होगा द्रव्य गुण में इसके बारे में, कि एक कली वाला लहसुन वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो बहुत अच्छा वीर्यवान होता है। तो फणी, लहसुन, लहसुन के बाद है अंबुज, लहसुन के बाद है अंबुज, अंबुज अभी ही सीखा हमने, अंबुज यानी कि नमक। तो नमक में हम कौन सा लेंगे, सेंधव नमक लेंगे। फणी, लहसुन, अंबुज, अंबुज के बाद है मार्कव, मार्कव, मार्कव बोलते हैं भृंगराज को, तो भृंगराज का सिनोनिम है, तो हम भृंगराज भी लेंगे यहाँ पे। बाद में है करकोटी,
करकोटी तो आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं, है ना, आपने उसकी सब्जी भी खाई होगी। करकोटी यानी कि कंकोड़ा या फिर कंटोला, है ना। तो या फिर इंग्लिश में बोलेंगे स्पॉन्जी। वो तो फिर करकोटी। और बाद में है चिंचा। चिंचा भी आप सभी को पता है ना, आपने चिंचा पानक बनाया था, तो चिंचा आपकी पहचान वाली है, टेमेरिंड या फिर इमली। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लेके उसका दोला यंत्र में स्वेदन करना है। तो इतने सारे ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पारद की चंचलता को कंट्रोल में लेंगे। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को लेके पारद को 3 दिन तक स्वेदन करना है। रोधनात् लब्ध वीर्यस्य, रोधन संस्कार के बाद पारद वीर्यवान हो जाता है, साथ में चंचलता भी आ जाती है। तो चपलत्व निवृत्त, ये उसका जो चपलता चंचलता है उसको, उससे उसको निवृत्ति दिलाने, उससे उसको निजात दिलाने के लिए क्रियते पारद स्वेद, पारद का स्वेदन करना चाहिए। प्रोक्तम नियमनम ही तत्, इसी को नियमन संस्कार बोलते हैं। तो हमने पातन संस्कार किया, बाद में पारद कंप्लीटली शुद्ध हो गया, लेकिन वीर्य कम हो गया। तो फिर बाद में हमने उसका रोधन या बोधन संस्कार किया, तो वो फिर से अपने वीर्यवान वीर्यता प्राप्त कर ली, लेकिन चंचलता भी आ गई। अभी उस चंचलता को दूर करने के लिए हम नियमन संस्कार करते हैं। तो यही है नियमन संस्कार, कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लेके 3 दिन तक हम उसको स्वेदन करेंगे दोला यंत्र में, तो उसकी चंचलता भी काबू में आ जाएगी। अभी अभी देखिए, अभी ये बहुत अच्छा पारद बन गया है, पारद के 7 संस्कार हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा पारद बन गया है, इसमें ना कोई दोष है, ना कोई मल है, ना इसमें चंचलता है, वो ये भी कंट्रोल की चुकी है, हो चुकी है। इसमें वीर्य भी बहुत अच्छा है। अभी आगे करना क्या है हमें, है ना। तो अभी इस पारद को औषधि बनाने के लिए उपयोग में लेने से पहले एक चीज और करनी है, वो है दीपन संस्कार। तो ये क्यों करना है दीपन संस्कार? क्योंकि ये दीपन संस्कार करेंगे तो पारद को मुख उत्पन्न होता है। मुख उत्पन्न होता है मतलब क्या? वो ग्रास ले लेता है, वो खा लेता है, मतलब क्या? पारद में एक ऐसी पोटेंसी आ जाती है, एक ऐसी कार्मुकता पारद में आ जाती है कि उसके साथ हम जो कुछ भी मिलाए वो तुरंत ही उसके अंदर मिक्स हो जाता है। उसी को बोलते हैं ना, पारद उसको खा लेता है। मतलब पारद के अंदर हम जो कुछ भी मिलाएंगे वो तुरंत ही पारद के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो अगर उसको मुख नहीं है तो वो कैसे खाएगा, है ना। अगर उसको ग्रास लेना है, उसको कोई चीज खा लेनी है पारद को, तो वो खा नहीं पाएगा। इसलिए उसके अंदर मुख उत्पन्न करना पड़ेगा, दीपन करना पड़ेगा, उसको भूख लगानी पड़ेगी, या पारद को भूखा करना पड़ेगा, उसको दीपन करना पड़ेगा। जैसे हम शरीर में दीपन, पाचन में दीपन करते हैं, उसी तरह से पारद में भी दीपन करना है। तो वहां पे अगेन उसको दोला यंत्र में स्वेदन ही करना होता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं। तो रसरत्न समुच्चय ने तो शॉर्ट में बता दिया है कि धातु पाषाण मूलाध्याय ही, इसमें कुछ धातु पत्थर या कुछ मूल जो वनस्पतियां होगी उनके साथ संयुक्त करके घट मध्य कह, घड़े में रख के ग्रासार्थम, ग्रास खाए ऐसा बनाने के लिए त्रिदिनम स्वेदो, 3 दिन तक स्वेद कर लीजिए। दीपनम तन्मतम बुधे ही, बुद्धिमान लोग इसे दीपन नाम से जानते हैं। लेकिन इंग्रेडिएंट्स बताए रस हृदय तंत्र ने, बढ़िया। क्या सबसे अभी इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, आप अच्छे से याद रखिए। सबसे पहला है भू। भू यानी क्या? अभी भू मतलब छोटे बच्चे बोलते हैं भू मतलब पानी, आप ऐसा मत समझिए, है ना। लेकिन भू शब्द जो है वो संस्कृत में आता है जमीन के लिए, है ना। तो जमीन में से जो द्रव्य मिलता है वो वाला, तो उसी का एक सिनोनिम है। आप आगे उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आप याद रखिए कि भू मतलब होता है कांक्षी, कांक्षी या फिर स्फटिका, स्फटिका, या फिर जिसे आप गुजराती में बोलते हैं फटकड़ी, या हिंदी में बोलते हैं फिटकरी। तो वो लेना है भू, भू यानी कि फिटकरी। और बाद में लेना है खग। अभी खग जो शब्द है ना, ये खग भी एक द्रव्य का सिनोनिम है। जो आप उपरस में पढ़ते हैं वो है कासीस, है ना। कासीस उसका सिनोनिम है खग। तो भू, बाद में खग। तो भू लेना है, खग लेना है, यानी कि हमें ये लेना है, फिटकरी लेनी है, बाद में कासीस लेना है। फिर टंकण। टंकण क्या है आप जानते हैं, है ना, आपने टंकण का शोधन किया है। फिर टंकण, बाद में मरीच, मरीच के बाद लवण, लवण के बाद सुरी यानी कि असुरी, यानी कि सरसों, असुरी यानी कि सरसों या राई। फिर है शिग्रु। शिग्रु भी आपको पता ही होगा, है ना, शिग्रु यानी कि सरगवो या ड्रमस्टिक। और कांजी। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके त्रिदिनम, 3 दिन तक स्वेदेन, स्वेदन करना है दोला यंत्र में लेके।
तो क्या हो जाता है, वो दीपित दीपन संस्कार युक्त हो जाता है। दीपितो सो ऐसा ऐसा पारद, दीपन संस्कार वाला पारद जो है वो ग्रासार्थी जायते, ग्रासार्थी बन जाता है। ग्रासार्थी यानी कि ग्रास लेने वाला, भूखा बन जाता है, उसको भूख लगती है, वो सब कुछ खाने लगता है पारद। उसके अंदर हम जो भी मिलाएंगे, स्वर्ण मिलाएंगे, अभ्रक मिलाएंगे, गंधक मिलाएंगे, वो अच्छे से खा लेगा। तो उसको भूख लगानी है बाद में। पारद शुद्ध हो गया है, वीर्यवान हो गया है, चपलता नष्ट हो गई, अभी उसको भूख लगानी है, तो ये ग्रासार्थी बन जाता है। ये पारद जो है कैसा बन जाता है, ग्रासार्थी यानी कि भूखा। अभी इसके अंदर हम जो कुछ भी मिलाएंगे, जो भी औषधि इसके अंदर मिलाएंगे, तो उसके अंदर अच्छे से मिल जाएगी। तो यही है दीपन संस्कार। तो हमने जो है 8 संस्कार पढ़े पारद के, यही 8 संस्कार आपके सिलेबस में है। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन या फिर बोधन, नियमन और दीपन। हाँ, मैंने ये बताना भूल गया ना आपको, बोधन। बोधन को बोधन क्यों बोलते हैं? बोधन यानी कि बोध कराना, बोधन यानी कि बोध कराना। उसकी अपनी पोटेंसी क्या है, उसमें क्या क्या क्षमताएं है, इस बात का बोध कराना है उसको, यानी कि उसकी पोटेंसी वापस लानी है। तो वही 8 संस्कार है। इसमें ही विशेष शोधन हो जाता है, इसमें ही हमें हमें जैसा चाहिए वैसा पारद बन जाता है। हम कहीं से कुदरत में से प्रोक्योर करते हैं मर्क्यूरी, या हम मार्केट में से खरीद लेते हैं मर्क्यूरी, वो तो पता नहीं कैसा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, नाग भुंग, कंचुक दोष, यौगिक दोष, नैसर्गिक दोष, बहुत कुछ। तो ये 8 संस्कार करने से या 8 संस्कार करने से क्या होता है, हमें जैसा चाहिए, हमें दवाई बनाने के लिए, या फिर हमें देह सिद्धि के लिए, लोह सिद्धि के लिए, किसी भी चीज के लिए हमें जैसा चाहिए वैसा पारद 8 संस्कार के बाद बन जाता है। तो हम क्या करेंगे एज अ वैद्य, हम चिकित्सा में उसका उपयोग करेंगे, ताकि ये 8 संस्कार से युक्त जो पारद है उसका उपयोग हम करेंगे दवाइयाँ बनाने में, और उन दवाइयों का यूज करेंगे। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। आगे के संस्कार जो है वो सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा में उपयोगी नहीं है। सिर्फ 8 संस्कार कर लिए तो हम पारद को चिकित्सा में उपयोग में ले सकते हैं। सिर्फ 8 संस्कार करने पे पारद चिकित्सा में उपयुक्त हो जाता है, और दवाइयाँ बन सकती है उसमें, उस दवाई को हम यूज करेंगे। लेकिन जो मेरा जो एम है वो कुछ और है। चिकित्सा में उपयोग करना तो ठीक है, वो तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरा उपयोग है रसायन कर्म करना है, वृद्धावस्था को दूर करना है, ऐसा कुछ मेरा एम है। तो मुझे और आगे जाना चाहिए, और 8 के बाद और 16 संस्कार तक मुझे आगे उसके संस्कार करने चाहिए। तो आगे के जो संस्कार है वो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट में 5 मिनट में आपको बताऊंगा ये। तो इसमें है, पहला है गगन ग्रास प्रमाण। सबसे पहले हम पारद में अभ्रक मिलाना चाहिए। गगन यानी कि अभ्रक, गगन यानी कि अभ्रक, वो उसका सिनोनिम है। आसमान, ये के उसके जितने भी सिनोनिम है वो सारे अभ्रक के सिनोनिम है। तो अभ्रक उसको खिलाना चाहिए, है ना। गगन ग्रास अभ्रक उसको खिलाना चाहिए। तो उसमें लिखिए पहले, 9वां क्या है, प्रमाण, कितना अभ्रक खिलाना है ना, कितनी भूख लगी है उसके अनुसार अभ्रक खिलाना है। तो पहले वो तय करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि उसमें करना कुछ नहीं है, ये जो 9वां संस्कार है उसमें प्रोसीजर कुछ नहीं है, बस तय करना है, नक्की करना है कि कितना गगन उसको ग्रास के लिए देना है, कितना अभ्रक जो है उसको खिलाना है। तो सिर्फ नक्की करना है, उतना ही। बाद में चारण, चारण मतलब सचमुच में अभ्रक उसको खिला देना है। अभ्रक या फिर अभ्रक का सत्व, शुद्ध अभ्रक या शुद्ध अभ्रक का सत्व, या अभ्रक की भस्म का सत्व, जो कुछ भी हमें चाहिए वो उसके अंदर मिला देना है। या अभ्रक नहीं तो दूसरा भी जो कुछ भी हमें चाहिए, हमें उसके अंदर हीरा मिलाना है, डायमंड मिलाना है तो वो, गोल्ड मिलाना है तो वो, जो कुछ भी मिलाना है वो उसको चरा देना है, यानी कि उसको खिला देना है। बाद में आती है गर्भद्रुति या फिर बाह्य द्रुति, यानी कि पारद के अंदर उसको खिला के फिर उसके अंदर हम उसको लिक्विफाई कर लेंगे, या फिर बाह्य द्रुति, बाहर से ही उसको लिक्विफाई करके फिर खिला देंगे। फिर आगे होता है जारण, जारण यानी कि उसको पचा देना है। मेरे पास 100 ग्राम पारद है और मैं उसको 25 ग्राम अभ्रक खिलाता हूँ, तो वो 25 ग्राम अभ्रक खिलाने के बाद पारद का वजन 125 ग्राम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पारद का वजन 100 ग्राम ही रहना चाहिए, सब कुछ अभ्रक उसके अंदर पच जाना चाहिए। मैं अगर 2 किलो खाना खाऊंगा तो मेरा वजन 2 किलो बढ़ जाए, ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए उसको पाचन करवा देना है। पाचन करवा देना है यानी कि अभ्रक जो द्रव्य है उस द्रव्य को ऊर्जा में रूपांतरित कर देना है। तो वो जारण, पचने से हो जाता है। फिर आगे क्या है, रंजन संस्कार। वो कुछ एक ऐसा संस्कार है जिसमें उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। बाद में है सारण संस्कार। सारण संस्कार में
क्या होता है कि पारद जो है ना इतने सारे संस्कार के बाद वो बहुत बहुत ज्यादा वीर्यवान हो जाता है। उसके अंदर हमने अभ्रक, सुवर्ण या फिर जो भी चाहिए उसके अंदर मिक्स कर दिया है, रंग परिवर्तन भी हो गया है उसका। तो फिर बाद में उसको कुछ मीडिया के अंदर ले लेते हैं। वैसे आपको शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि मर्क्यूरी घुलता किस में है ना। मर्क्यूरी किस में घुलता है, तो मर्क्यूरी पानी में घुलता नहीं है ना, वो डिजोल्व होता नहीं, तेल में डिजोल्व होता नहीं, सॉरी, तेल में डिजोल्व होता है और किसी चीज में वो डिजोल्व नहीं होता। मर्क्यूरी जो है वो लिपिड्स में डिजोल्व हो जाता है। तो वहां पे कुछ कुछ सारणा तेल बनाते हैं, सारणा तेल। उसमें बहुत बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप रस हृदय तंत्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उसके अंदर उस पारद को डालते हैं, तो चेक करते हैं कि मर्क्यूरी उसमें डिजोल्व तो नहीं हो जाता ना, पिंडाकार ही रहता है। तो वैसे मर्क्यूरी तेल में या किसी भी लिपिड में डिजोल्व हो जाता है, मर्क्यूरी घी में, तेल में वगैरह। लेकिन हम वहां पे सारणा तेल बना के उसमें अंदर मर्क्यूरी की जो एक गोली बना लेते हैं और उसको डालते हैं। वो बहुत बहुत ज्यादा पोटेंट होती है। जैसे ही तेल के अंदर डालते हैं ना, तो वो उछलता है, मतलब कि तेल भी पूरा उछल जाता है। आप सोचिए, आपने तेल के गरम गरम तेल के अंदर पानी डाला तो वो कैसा उछलेगा। तो वहां पे गरम गरम तेल के अंदर मर्क्यूरी डालते हैं तो वो भी उछलता है। तो उसके लिए हमें बहुत लंबी लंबी मूषा बनानी होती है। जस्ट 1 मिनट, आप होल्ड पे रहिए। तो वहां पे हम सारण संस्कार कर लेते हैं, एक काफी लंबी मूषा बना लेते हैं कि उसके अंदर हमने पारद की गुटिका बना के अंदर डाली। तो फिर वो जो है उछलेगी, तेल भी काफी सारा उछलेगा, तो लंबी मूषा में वो कंट्रोल हो जाएगा। बाद में एक और संस्कार आता है, क्रामा संस्कार। तो उसमें अंदर प्रोसीजर कुछ कुछ करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो पारद जो है वो क्रामण कर लेता है, यानी कि वो हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म जगहों तक पहुंच जाता है। जैसे हमारे वैसे ही उसके क्षेत्र के, यानी कि अगर हमें मुझे यहाँ पे करना है ऐसा कि नाग नाग में से अगर मुझे अ, तो हमें वहां पे क्रामण कर सकते हैं, यानी कि उसके बहुत ही सूक्ष्मतम जगहों तक पहुंच सकते हैं। नाग के अंदर मुझे अगर ये ऐसा ऐसा पारद मिलाना है, लोह वेद करना है ना, लेड के अंदर मिलाना है, तो अगर क्रामण नहीं किया है तो क्या होता है कि वो पारद जो है वो सिर्फ लेड के ऊपर ऊपर मिल जाता है, अंदरी अंदरूनी सतहों तक, अंदरूनी अंदर अंदर एकदम पहुंच नहीं पाता अणु तक। अगर क्रामण संस्कार किया है तो वो बहुत ही सूक्ष्म वेद कर सकता है। और वेद कर सकता है मतलब आगे का संस्कार है वेद। वेद वैसे तो कोई संस्कार नहीं है, वो एक टेस्ट है कि मर्क्यूरी को हम निम्न धातुओं जैसे कि नागवंग वगैरह के साथ वहां पे नागवंग के साथ अ, वेद करते हैं। तो वो नागवंग जो है कन्वर्ट होके चेंज होके बदल जाता है गोल्ड में या फिर सिल्वर में। तो अगर मर्क्यूरी में ये क्षमता है कि वो नाग और वंग को गोल्ड और सिल्वर में बदल सकता है, इतना ट्रांसम्यूटेट कर सकता है, इतनी क्षमता है, उतनी ऊर्जा है अगर उसके अंदर, तो फिर बाद में वो टेस्ट करने के बाद ही उसका भक्षण करना है। यानी कि वो हमारे शरीर की जो धातुएं है, हमारे शरीर की रस रक्त मांस में दस्ति मज्जा शुक्र जो धातुएं है, अगर वो क्षीण हो गई है तो उसको भी उच्चतर धातुओं में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी की धातुओं में बदल देगा। तो यही पारद संस्कार और उसका उद्देश्य है 18 के 18 संस्कारों का। लेकिन वो रसायन कर्म के लिए कि हमें हमारी सातों धातुएं, हमारे शरीर की रसादी सात धातुएं, उसको उच्चतम लेवल पे लेके जाना है, रसायन करना है। बुढ़ा, वो जो बुढ़ा हो जाए व्यक्ति, वृद्धावस्था आ जाए, उसको भी अगर हमें फिर से यौवन बनाना है तो फिर बाकी के संस्कार है। हमारा एम अगर रसायन नहीं है, सिर्फ चिकित्सा है ना, हमें सिर्फ बीमारियों को ठीक करना है, तो 8 संस्कार सफिशिएंट है हमारे लिए। और दवाइयां बनाने के लिए अष्ट संस्कारित पारद का हम यूज करते हैं। तो ये एक पॉइंट था। और एक पॉइंट है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली समझने जैसा पॉइंट है कि क्वांटिटी। अभी इतनी सारी प्रोसीजर हमने समझ ली है ना, भारत का शोधन, सामान्य विशेष शोधन, फिर उसके संस्कार, बहुत सारे प्रोसीजर, उसके बंध इतने सारे समझ ली। लेकिन कितना पारद लेना चाहिए, कितना मर्क्यूरी लेके ये सारी प्रोसीजर करनी चाहिए, तो उसके लिए वहां पे एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है रसरत्न समुच्चय में, तरंगिणी में, सभी जगह पे, कि द्वे सहस्त्रे पलान। पल, एक पल यानी कि 48 ग्राम है ना, ये तो आपको सभी को पता है। तो द्वे सहस्त्रे 2000 पल,
तक पारद लेना चाहिए। अगर आपको पारद लेना है तो आप 2000 पल एक साथ में ले सकते हैं, यानी कि लगभग लगभग 96 केजी या फिर 100 किलो। अब 100 किलो या 96 किलो इतना पारद आप एक साथ में लेके उसकी सारी जो कोई भी प्रोसेस उसकी करनी है, उसके संस्कार करने हैं, उसका शोधन करना है, उसका मारण करना है, वो सब चीजें कर सकते हैं। या फिर श्लोक में तो बहुत लंबा चौड़ा दिया है कि द्वे सहस्त्रे सहस्त्रम शतम इव वा अष्टविंशति, यानी कि 2000 या फिर 1000, 1000 नहीं तो 100 पल, 100 पल नहीं तो 80 पल, अष्टविंशति यानी कि 80 पल, 80 नहीं तो 10 पल, 10 पल नहीं तो 5 पल, दश पंचम एक, दश पंच एकमेव वा, वो नहीं तो पल, पल नहीं तो अर्धानेव यानी कि आधा पल, अर्धानेव कर्तव्य संस्कार सूतकस्य च। तो पारद का कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आधा पल लेके, आधा पल यानी कि 24 ग्राम, या तो 100 किलो, या फिर उससे कम करते करते 24 ग्राम तक हम इतना इतना कम पारद लेके भी प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन इससे कम पारद नहीं लेना चाहिए। तो ये भी एक प्रैक्टिकल गाइडेंस है हमारे लिए, जो हमारे रसाचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने हमें बताया है कि 24 ग्राम से कम पारद लेंगे तो फिर मर्द पारद की गति इतनी होगी कि लास्ट में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, उसका क्वांटिटी लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा 24 ग्राम में से। तो एटलीस्ट 24 ग्राम पारद तो लेना ही चाहिए, और उससे ज्यादा ही पारद लेना चाहिए। तो अक्सर हम 1 किलोग्राम पारद के आसपास लेके, या फिर 500 ग्राम, या फिर एटलीस्ट 250 ग्राम लेके हम उसकी प्रोसीजर सारी कर लेते हैं, क्योंकि 24 ग्राम तो बहुत बहुत कम पारद है। और आगे श्लोक में और भी लिखा है, सुदिने शुभ नक्षत्र, यानी कि कोई भी एक ऑस्पिशियस डे है जो, जहाँ पे ग्रह नक्षत्र सब कुछ अच्छा है, उस समय पे रस का शोधन मारण वगैरह चीजें करनी चाहिए। तो यहाँ तक ये भी एक पॉइंट कुछ रह गए थे जो समझने चाहिए प्रैक्टिकली, तो वो ही भी हमने आज देख लिए। तो यहाँ पे आपका पारद चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। पारद विज्ञान यानी कि बेसिक साइंस ऑफ मर्क्यूरी, ये था बेसिक साइंस ऑफ मर्क्यूरी। आगे पढ़ना है हमें अप्लाइड साइंस। तो यहाँ पे 9वां चैप्टर जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ मूर्छना, चारणा, कजली है ना, परपटी, वो सब चीजें जो है अप्लाइड है। दवाइयाँ कैसे बनानी है, कौन कौन सी दवाइयाँ बनानी है, कैसे कैसे टाइप की होती है। और लास्ट में है रस सेवन विधि और पथ्यापथ्य। तो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में तो ये जो है ना रस सेवन विधि और पथ्यापथ्य, वो यहाँ पे दे दिया है, इस चैप्टर के अंदर दे दिया है, 8वें चैप्टर के अंदर। लेकिन सिलेबस में यहाँ पे है, तो हम वहां पे उसको पढ़ेंगे, रस सेवन विधि, पथ्य अपथ्य वगैरह चीजें पढ़ेंगे उस टाइम पे। तो नेक्स्ट 9वां चैप्टर तो, अभी तो शेड्यूल खत्म हो गया, एग्जाम आ गई आपकी CI 1, और बाद में वेकेशन हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वेकेशन के बाद ही हम उसको पढ़ेंगे 9वें चैप्टर को। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, और सभी स्टूडेंट्स को CI 1 के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि एग्जाम जो है आपका MCQ है, और वो तो कभी भी आसान नहीं होता। तो अगर आपने पढ़ाई की है तो आप पास हो जाएंगे, अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो आप अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आसान नहीं होंगे MCQ। तो बस आज इतना ही रखते हैं, और हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप अटेंडेंस भेज दीजिए।